Welcome to our new lecture on differential equations. Today our topics are: first one, differential operator D; second, solution of second order linear homogeneous equations with constant coefficients; third, some examples; and lastly some exercise questions. तो चलते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी। सबसे पहले हम ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटर कैपिटल टी इज़ डिफाइंड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू दैट ट्रांसफॉर्म्स अ फंक्शन एफ फ्रॉम कैपिटल वी इनटू अनदर फंक्शन टी ऑफ वी इन डब्ल्यू। यहाँ पे चूँकि हम फंक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं एज डोमेन, तो वी के अंदर सारे वो फंक्शन हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं। तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, जब हम टी को ऑपरेट करेंगे वी के एलिमेंट पे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो डब्ल्यू का एलिमेंट होगी, जिसे हम टी ऑफ वी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जब हम इसी तरह ऑपरेटर डी को डिफ़ाइन करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह होगी: लेट द ऑपरेटर कैपिटल डी बी डिफाइंड ओवर द सेट v1 ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस f ऑन इंटरवल i बाय d इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हमने t की जगह ऑपरेटर डिफ़ाइन किया है d, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इस केस में हमारी अब डोमेन चेंज हो गई है, वो v से हट के v1 बन गई है। यहाँ पे इस v की जगह v1 है और v1 के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस f। तो इस v के अंदर, v1 के अंदर जो भी फंक्शंस मौजूद हैं वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। मींस आप उसका एक डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं एटलीस्ट ऑन द गिवन इंटरवल कैपिटल I। तो इस डोमेन पे हमने कैपिटल डी, जो कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑपरेटर है, उसे हमने कैसे डिफ़ाइन किया, d इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स। मीन्स हमने जब d को ऑपरेट करना है किसी फंक्शन पे, तो होगा क्या कि हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसे अप्लाई करेंगे फंक्शन पे, तो देखें क्या होता है। देन वी राइट d ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू d इंटू f ऑपरेट्स ऑन द x which is equal to df by dx which can be written as f prime। यहाँ पे हमारे पास d की डेफिनेशन किस तरह अप्लाई होगी वो रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हम यहाँ पे फंक्शन f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद अगर आप देखें तो also d is a linear operator। if f of x and g of x are differentiable functions, then d operates on a f of x plus b g of x and gives a times d f of x plus b times d of g of x। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शंस की डेफिनेशन है। अगर हमारे पास a और b दो स्केलर्स हों, तो ये इक्वेशन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन t सेटिस्फाई करेगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। तो d इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए d भी एक लीनियर ऑपरेटर है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो v है उसमें ऐसे फंक्शंस हों कि जो 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल हों एटलीस्ट, तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मींस हम फंक्शन के ऊपर d को 2 टाइम्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, जब हम d को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हम देख सकते हैं d ऑफ f इज़ इक्वल टू d इंटू एफ प्राइम विच इज़ इक्वल टू d पावर 2 इंटू एफ विच इज़ इक्वल टू एफ डबल प्राइम। कि जब हम d को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे f पे, तो हमारे पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आएगा। और हम इसे इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि d को d के साथ मल्टीप्लाई करें तो d पावर 2, तो d पावर 2 को हम डायरेक्टली f पे अप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास f डबल प्राइम आएगा, मीन्स सेकंड डेरिवेटिव। इसके बाद हमारे पास अगर हम इसी इफ़ेक्ट को यूज़ करें कि हमारे पास जो सेट है उसमें
जो फंक्शंस हैं वो उनका kth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम वहाँ पे लिख सकते हैं d पावर k f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ k। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब हम d पावर k को ऑपरेट करेंगे f पे तो उसका kth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए इन्हें माइंड में रखना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अभी हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो पार्टिकुलर केस है कि जब हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी हो, होमोजेनियस भी हो और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों। तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास इक्वेशन है कंसीडर द लीनियर homogeneous second order equation a y double prime plus b y prime plus c y equal to 0 where a b c are constants। तो ये हमने कंसिडर की है सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए अगर हम इसी इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में लिखें, जो ऑपरेटर अभी हमने d पढ़ा है, तो हम उसके थ्रू y डबल प्राइम y प्राइम को शिफ्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ d। तो सिचुएशन कैसी बनेगी ऑपरेटर नोटेशन में वो आप देखें यहाँ पे कि L टाइम्स y इज़ इक्वल टू P ऑफ d टाइम्स y इज़ इक्वल टू a इंटू d पावर 2 इंटू y प्लस b इंटू dy प्लस cy विच इज़ इक्वल टू a इंटू d पावर 2 प्लस b इंटू d प्लस c इंटू y इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये L जो है ये हमने ऑपरेटर को नाम दे दिया, L टाइम्स y इज़ इक्वल टू P ऑफ d इंटू y। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसे हम ऑपरेटर नोटेशन में जब लिखते हैं तो हमारे पास d के अंदर एक पॉलिनोमियल बनता है। अब इसे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसा बना। और अब आप देखें कि ये इसकी इक्वल है a d पावर 2 इंटू वाई प्लस b इंटू डी वाई प्लस c इंटू वाई। अगर आप देखें तो गिवन इक्वेशन में ये a कोफिशिएंट है, ये यहाँ पे आ गया। y डबल प्राइम को हम जब ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं d पावर 2 इंटू वाई। तो ये हमने इसकी जगह यहाँ पे d की फॉर्म में लिख लिया d पावर 2 इंटू वाई प्लस अगेन b कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। और y प्राइम को हम लिख सकते हैं d इंटू वाई और cy एज इट इज़। तो जहाँ जहाँ पे डेरिवेटिव से जिस ऑर्डर के उस हिसाब से d की पावर आ गई है। हमने इसे जब लिख लिया तो आप देखें इस सारे एक्सप्रेशन में y कॉमन आ रहा है और बाकी क्वांटिटी हमने कोफिशिएंट में लिखी। ये हमारा ऑपरेटर है a d पावर 2 प्लस b d प्लस c। जैसे हम y पे ऑपरेट करें तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब आप देखें कि ये y की लेफ़्ट साइड पे जो कोफिशिएंट है a d पावर 2 प्लस b d प्लस c, तो ये d की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है, इसीलिए हमने इसे कहा था p ऑफ d मीन्स पॉलिनोमियल इन d। तो ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर नोटेशन में लिखते हैं। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो इसलिए नेक्स्ट आप कंसिडर करें कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ y प्राइम प्लस माइनस एम वाई इक्वल टू 0 इज़ y इक्वल टू ई पावर माइनस प्लस एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम आइडिया ले रहे हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी y प्राइम प्लस एम वाई इक्वल टू 0, तो उसका सॉल्यूशन हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे और वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में आता था e पावर माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसी तरह जब हम यहाँ पे m का कोफिशिएंट नेगेटिव लेते थे तो फिर हमारे पास y इक्वल टू ई पावर प्लस एम एक्स प्लस सी आता था। तो इसलिए ये अब यहाँ पे एक नेचुरल चॉइस है हमारे पास कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन किस फॉर्म के होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के होंगे e पावर एम एक्स। अगर हम इस एजम्पशन के थ्रू y इक्वल टू ई पावर एम एक्स गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास सिचुएशन बनती है a m पावर 2 प्लस b m प्लस c इंटू ई पावर एम एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता, इसलिए हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं a m पावर 2 प्लस b m प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। ये जो इक्वेशन स्टार है
ये हमारे पास m के अंदर एक अलजेब्राइक इक्वेशन एक्सप्रेशन है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमने इस इक्वेशन को m के लिए सॉल्व करना है। जब हम इसे m के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी, m इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b⁴ -4ac होल डिवाइड बाई 2a विच इज़ इक्वल टू m1, m2। क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पे हमने उन्हें m1 और m2 की फॉर्म में नाम दे दिया है। ये दोनों सॉल्यूशंस टोटली डिपेंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पे, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं a, b और c। तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं उनकी नेचर होती है। तो उसमें रियल नंबर्स भी आते हैं, रिपीटेड सॉल्यूशंस भी होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स भी आते हैं। इसलिए इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के केसेस होंगे सॉल्यूशन के। फर्स्ट केस में द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, से m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। तो हमारे पास एक केस ये हो सकता है कि दोनों रूट्स जो हैं m1 और m2 ये एक दूसरे के इक्वल भी ना हों और ये रियल नंबर्स हों। तो ऐसा कब होगा? जब b⁴ -4ac स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद हमारा सेकंड केस है द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, से m1 इज़ इक्वल टू m2 एंड b⁴ -4ac इक्वल टू 0। तो दूसरे केस में हमारे पास दोनों रूट्स मींस m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, मींस इक्वल रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। और ऐसा कब होता है? जब हमारे पास b⁴ -4ac इक्वल टू 0 होता है। तो उस केस में m की जस्ट यही वैल्यू होती है -b होल डिवाइड बाई 2a। इसके बाद थर्ड केस है द रूट्स आर कम्प्लेक्स इफ़ b⁴ -4ac इज़ लेस दैन 0। तो हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के सॉल्यूशंस, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस वो कम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। और ऐसा कब होता है? जब b⁴ -4ac लेस दैन 0 हो। तो हम इन केसेस के थ्रू 1 बाय 1 सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट केस है वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। Let the roots are not equal, then our two solutions will be e⁻m1x and e⁻m2x। चूँकि m1 और m2 की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इसलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा e⁻m1x और दूसरा होगा e⁻m2x। हमने क्या करना है? हमने जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ये दोनों सॉल्यूशंस जो बेस बनाते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हों। ये आइडिया हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम चेक करते हैं एक फंक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शंस कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन अ गिवन इंटरवल i। तो हम यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस का अगर रॉस्कियन कैलकुलेट करें तो हमें वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। अगर आप इन दो फंक्शंस का रॉस्कियन कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आते हैं m2 - m1 इंटू e⁻m1 प्लस m2। चूँकि m1 और m2 दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं इसलिए ये जो रॉस्कियन है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए दोनों फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो हम अपना जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। तो वो क्या होगा? द जनरल सॉल्यूशन विल बी y(x) इक्वल टू c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। Find the solution of y' minus y' minus 6y equal to 0। अब ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो y इक्वल टू e⁻mx को अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह की बनती है m-3 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम m की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हैं -2, 3। ये दोनों वैल्यूज़ रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, इसलिए ये हमारा
यही केस बन रहा है। तो हम इसका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू सोल्यूशंस e पावर 3x एंड e पावर -2x। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y ऑफ x इक्वल टू a e पावर 3x प्लस b e पावर -2x। यहाँ पे a और b आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। आई होप यहाँ से आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। जब हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स से रिलेटेड सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आएगी तो उसका सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमारा जो सेकंड केस है वो है रियल एंड इक्वल रूट्स। लेट द रूट्स आर इक्वल देन आवर वन सोल्यूशन विल बी e पावर mx इक्वल टू e पावर -bx होल डिवाइड बाई 2a। तो जब हमारे पास इक्वल रूट्स का केस होगा तो हमारे पास m की जस्ट वन वैल्यू होगी जो कि -b डिवाइड बाई 2a है। तो इसलिए अगर हम उसे अपने सोल्यूशन में पुट करें e पावर mx में तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी e पावर -bx होल डिवाइड बाई 2a। अब हमें जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए दूसरा सोल्यूशन भी चाहिए और वो दूसरा सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि सोल्यूशन 1 के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हो, ताकि ये दोनों सोल्यूशंस मिलके एक बेस बना सकें जनरल सोल्यूशन की। तब ही हम इनके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में जनरल सोल्यूशन लिख सकेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम एक से ज़्यादा तरीक़ों से दूसरा सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आसान तरीका ये है कि हम इसी सोल्यूशन को जो हमने अभी कैलकुलेट किया इसे x से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो न्यू सोल्यूशन होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा कि इसके थ्रू आप फर्स्ट सोल्यूशन नहीं बना सकते और ना ही फर्स्ट सोल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम इनके थ्रू जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो वो इनका लीनियर कम्बिनेशन होगा और वो कैसा होगा, c1 e पावर mx प्लस c2x इंटू e पावर mx विच इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e पावर mx। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मेट है इस केस में सोल्यूशन का। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। आप देखें तो हमने यहाँ पे सोल्यूशन कैलकुलेट करना है 4y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। जब हम इसमें y इक्वल टू e पावर mx सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सिलरी इक्वेशन बन रही है 2m प्लस 1 होल पावर 2 इक्वल टू 0, जिसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि रिपीटेड रूट्स हैं। मींस यहाँ पे m की वैल्यू -1/2 के इक्वल है। तो हमने m इक्वल टू -1/2 -1/2 लिख लिया। मींस दो वैल्यूज़ आ रही हैं, सेम वैल्यू हैं। इसके बाद चूँकि ये हमारा केस रियल एंड इक्वल रूट्स का केस बन रहा है जिसका जनरल सोल्यूशन अभी हमने यहाँ पे देखा, तो इसलिए हम m की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं जनरल सोल्यूशन हमारे पास किस तरह का बनेगा। e पावर -1/2x हमारा एक सोल्यूशन है और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वो x इंटू e पावर -1/2x। तो इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन लें तो हमारा जनरल सोल्यूशन बन रहा है y ऑफ x इक्वल टू a प्लस bx इंटू e पावर -1/2x। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। तो जब हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे फिर हम इस तरह से ऐसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो कि इन्हीं टॉपिक्स को देखते हुए हमने सॉल्व करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व 4y डबल प्राइम प्लस 8y प्राइम माइनस 5y इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस y इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व y डबल प्राइम प्लस 2 पाई इंटू वाई प्राइम प्लस पाई पावर 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। और लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस 12y इक्वल टू 0 वेयर y एट 0 इक्वल टू 4 एंड y प्राइम एट 0 इक्वल टू -5। यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई एग्जांपल सॉल्व तो नहीं की, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा कि हमने गिवन कंडीशंस को पहले हम जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गिवन कंडीशंस को, ये दो कंडीशंस यहाँ पे जो मौजूद हैं इन्हें उस सोल्यूशन में पुट करके आर्बिट्री कांस्टेंट्स जो a b की फॉर्म में आ रहे हैं
उन्हें हम कैलकुलेट करके वापस रिप्लेस करेंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो हमें एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थर्ड केस जिसमें कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं उसके सॉल्यूशन को सबसे पहले स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।